हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस। तो आज के वीडियो में हम GMCH 32 और नॉर्थ एम्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, देव, a 6-year-old boy was rushed to the hospital following her mother's complaint that her son has been vomiting, nauseated, and has overall weakness. After a series of tests, the nurse notes the lab result, potassium 2.9 milliequi. Which primary acid base imbalance is this boy at risk for if medical intervention is not carried out? And the options are: option number A is respiratory acidosis, option number B is respiratory alkalosis, option number C is metabolic acidosis, and option number D is metabolic alkalosis. So 6-year-old baby है जिसको क्या है, वॉमिटिंग है, नोजिया है एंड ओवरऑल वीकनेस है। एंड फर्दर लैब टेस्ट क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि बच्चे को जो है वो हाइपो कैल्सीमिया है, बिकॉज जो पोटेशियम लेवल है दैट इज लेस देन 3.5। तो 2.9 मिली इक्वी है, तो पेशेंट जो है ऑलरेडी उसको हाइपोकेलीमिया है और वॉमिटिंग है। तो हम हमेशा देखते हैं कि जब भी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है तो वॉमिटिंग में क्या है, जो एक्सेसिव HCl है दैट इज सिक्रेटेड इन द स्टमक विल बी आउट ऑफ द बॉडी, बॉडी के बाहर आ जाएगा। तो उसकी वजह से सारा जब एसिड बाहर आ रहा है तो जो चाइल्ड है वो किसके रिस्क पे है, द चाइल्ड इज ऑन द रिस्क ऑफ एल्कलोसिस। और यहाँ पे वॉमिटिंग की बात हो रही है दैट इज रिलेटेड टू GI सिस्टम, तो ये हमारा मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सम थिंग्स लाइक हाइपोकैलीमिया हो गया हमारा, वॉमिटिंग हो गया, एनजी ट्यूब डिकम्प्रेशन हो गया, इन सब से पेशेंट को मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होता है। एंड वेयर एज जो हमारा डायरिया है, अगर बच्चे को क्रॉनिक डायरिया है तो उस पे जो बच्चा है वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस पे रहेगा। और जो हमारा रेस्पिरेटरी है, रेस्पिरेटरी इज रिलेटेड टू CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड अगर बॉडी में ज्यादा रिटेन रहेगी तो एसिडोसिस होगा, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इट इज अ एसिडिक गैस, और अगर वो कम होगी तो दैट विल लीड्स टू एल्कलोसिस। Now, the next question is, a client has returned to his room following an esophagoscopy. Before offering fluid, the nurse should give priority to assess the client's level of consciousness, movement of extremities, urinary output और gag reflex. So after esophagoscopy, हमने पेशेंट को फ्लूइड देने से पहले कौन सी चीज चेक करनी है? सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, गैग रिफ्लेक्स। हमने गैग रिफ्लेक्स क्यों चेक करना है? अगर पेशेंट का गैग रिफ्लेक्स है तो इट विल प्रिवेंट द एस्पिरेशन, बिकॉज इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ गैग रिफ्लेक्स, अगर हम पेशेंट को फ्लूइड ऑफर करेंगे तो वहां पे पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है। तो इसीलिए गैग रिफ्लेक्स चेक करना इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ द नेक्स्ट इज, changes in visual acuity and color perception are associated with treatment by which of the following agent? And the options are isoniazid, pyrazinamide, ethambutol और streptomycin. So ये हमें पता है these all four drugs are the first line ATT, that is anti tuberculosis therapy, जिसमें हम dots देते हैं पेशेंट को। DOTS stands for directly observed treatment short course। and इसमें कौन सी जो हमारी डॉट्स है जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको कलर परसेप्शन या विजुअल एक्विटी की प्रॉब्लम हो सकती है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इथाम्ब्यूटोल। सो क्योंकि इथाम्ब्यूटोल का जो मेन साइड इफेक्ट है दैट इज ऑप्टिक न्यूराइटिस, तो उसमें क्या होगा कि जो बच्चा होगा, जो जो पेशेंट होगा, उसको विजुअल एक्विटी या कलर परसेप्शन में प्रॉब्लम आएगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आइसोनियाजाइड की, तो आइसोनियाजाइड से जो मेन साइड इफेक्ट है दैट इज पेरिफेरल न्यूराइटिस, इसीलिए हम पेशेंट को उसके साथ पेरिडॉक्सिन देते हैं। पैराजिनामाइड कैन लीड टू हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन से क्या होगा, that the person will have damage to the eighth cranial nerve, that is vestibulocochlear nerve, तो उसको hearing problem हो सकती है। Now the next is, a client is receiving intravenous heparin therapy. The nurse ensure that availability of which of the following medication? And the options are acetylcysteine, option number B is calcium gluconate, option number C is vitamin K, option number D is protamine sulfate.
सो अगर हम पेशेंट को जब भी हेपारिन थेरेपी देते हैं तो साथ में हमारा कौन सी मेडिकेशन है जो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए? सो दैट इज ऑप्शन नंबर डी, प्रोटामाइन सल्फेट, बिकॉज प्रोटामाइन सल्फेट इज अ एंटीडोट फॉर हेपारिन टॉक्सिसिटी, वेयर एज एसिटाइलसिस्टिन हम देते हैं पीसीएम ओवरडोज में या एसिटामिनोफेन ओवरडोज में। कैल्शियम ग्लूकोनेट हमारा एंटीडोट है फॉर मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी, एंड विटामिन के हमारा जो एंटीडोट है इट इज फॉर वारफेरिन और oral warfarin. Now the next is a 70-year-old patient who sustained a right hip fracture in a fall request pain medication from the nurse. Based on his injury, which type of pain is this patient most likely experiencing? And the options are phantom pain, visceral pain, deep somatic pain और referred pain. So जो patient है उसको जो पेन है दैट इज ड्यू टू द हिप फ्रैक्चर. सो हिप फ्रैक्चर जो इन द केस ऑफ बोन फ्रैक्चर और टेंडन और लिगामेंट टियर जो हमारी पेन होती है दैट इज डीप सोमैटिक पेन. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. डीप सोमैटिक पेन क्या होती है? दैट ओरिजिनेट इन लिगामेंट्स, टेंडन्स, नर्व्स, ब्लड वेसल एंड बोन्स. सो इसकी वजह से जो हिप फ्रैक्चर है दैट विल लीड्स टू डीप सोमैटिक पेन. हमारा फैंटम पेन हम कब बोलते हैं? कि when the patient is perceiving pain from the organ that has been removed during surgery, from the part like amputation हुआ है below knee और patient कह रहा है कि उसके below knee pain हो रही है, तो that is the phantom pain. Visceral pain हमारी internal organ से related होती है, so mainly like abdominal cavity, cranium and thorax, जो हमारे deep internal organs हैं उनमें जो pain होती है that is the visceral pain. एंड रैपिड पेन हमारी होती है दैट एरिया इट अकर इन एन एरिया दैट इज डिस्टेंट टू द ओरिजिनल साइट, मतलब ओरिजिनल साइट जहाँ पे है वहां पे पेन नहीं हो रही है, वो पेन कहीं और हो रही है, तो दैट इज नोन एज रेफर्ड पेन. लाइक इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो पेशेंट की पेन होती है वो रेडिएट होती है इन द शोल्डर्स, नेक पे, तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ रेफर्ड पेन कि वहां पे चेस्ट में नहीं होके वो रेडिएट हो रही है और रेफर्ड है टू द अदर एरिया. Now the next is, which action should the nurse take before administering morphine 4 mg intravenously to a patient complaining of incisional pain? And the options are: assess the patient's incision, clarify the order with the prescriber, assess the patient's respiratory status and monitor the patient's heart rate. So morphine हम जब भी patient को देते हैं तो morphine is a opioid. So opioid देने से पहले जो हमारी सबसे मेन नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है that is to assess the respiratory status of the patient, because जो हमारे opioids हैं उनकी वजह से the patient will have respiratory depression, तो इसलिए हमने patient की respiration check करनी है. Now the next is, the nurse assess client's breath sounds, which one require immediate medical attention? A client who has crackles, rhonchi, stridor और wheeze. तो इनमें से कौन सा पेशेंट है जिसमें अगर हमें ब्रेथ साउंड सुनाई देती है तो हमने इमीडिएट मेडिकल अटेंशन लेनी है? सो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज स्टाइडर, बिकॉज स्टाइडर सजेस्ट दैट द पेशेंट इज हैविंग रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, मतलब रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है पेशेंट को. इट कैन बी द रीजन कैन बी एनीथिंग, लाइक अगर हम बात करते हैं तो जो हमारी स्टाइडर होती है इट इज अ सीरियस एंड पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, जिससे ये है कि जो पेशेंट है उसमें क्या है, देयर इज अ ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयरवे. वेयर एज क्रैकल और जो हमारी रोंकाई है ये हमें तब सुनाई देती है जब हमारे लंग्स में फ्लूइड होगा. एंड वीज हमारा होता है मेनली इन अस्थमा पेशेंट कि जब व्हेनेवर देयर इज अ कंस्ट्रिक्शन इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब जो हमारे एल्वेलॉय हैं अगर वो कंस्ट्रिक्ट हो रहे हैं तो उस टाइम पे हमें वीजिंग वाली जो आवाज है वो सुनाई देगी. तो इसलिए जो हमारी मेन इमीडिएट मेडिकल अटेंशन है दैट इज टाइडर, दैट सजेस्ट दैट देयर इज अ एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. नाउ द नेक्स्ट इज, a nurse is taking the health history of a patient being treated with emphysema and chronic bronchitis after being told the patient has been smoking cigarette for 30 years. The nurse expect to note which assessment finding? And the options are: increased in forced vital capacity. Option number B is a narrowed chest cavity. Option number C is clubbed fingers. And option number D is an
increased risk of cardiac failure. सो अगर पेशेंट है जिसको एम्फिसीमा भी है एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी है, सो दिस इज अ कंडीशन दैट सजेस्ट सीओपीडी, दैट इज क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तो उसमें पेशेंट कौन सी असेसमेंट के साथ प्रेजेंट होगा? तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्लब्ड फिंगर्स। क्यों? बिकॉज जो हमारा सीओपीडी वाले पेशेंट्स हैं विद एम्फाइसीमा एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, उनमें हमारे पेशेंट्स में क्रॉनिक हाइपोक्सिया होता है। सो क्रॉनिक हाइपोक्सिया की वजह से द पेशेंट विल बी प्रेजेंट विद क्लब्ड फिंगर्स। और अगर हम सीओपीडी की बात करते हैं तो उसमें नैरो चेस्ट कैविटी नहीं होती है, हमें बैरल चेस्ट देखने को मिलेगी। एंड व्हाट इज फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी? फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सेल्ड फ्रॉम योर लंग्स आफ्टर टेकिंग द डीपेस्ट ब्रेथ पॉसिबल। मतलब एक लंबी सांस लेके जो हम फोर्सफुली एक्सेल करते हैं, दैट इज नोन एज फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। नाउ द नेक्स्ट इज, a nurse in the emergency room is treating a patient suspected to have peptic ulcer. On assessing lab result, the nurse finds that the patient blood pressure is 95 by 60 mm of Hg, pulse is 110 beats per minute, and patient report epigastric pain. What is the priority intervention? And the options are: start a large bore IV in the patient's arm, ask the patient for stool sample, prepare to insert an NG tube, or administer intramuscular morphine sulfate as ordered. So patient को क्या है? पेप्टिक अल्सर है एंड एपिगेस्ट्रिक पेन के साथ प्रेजेंट है, एंड पेशेंट इज प्रेजेंट विथ हाइपोटेंशन एंड टेकीकार्डिया। एंड जो हमारा हाइपोटेंशन और टेकीकार्डिया है, दे आर द क्लासिकल साइन ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक। मींस कि जो पेशेंट है उसमें हेमरेज हो रहा है, एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से जो पेशेंट है वो हाइपोवोलेमिक शॉक में जा रहा है। सो दैट्स व्हाई वी विल स्टार्ट विद द स्टार्ट अ लार्ज बोर आईवी इन द पेशेंट्स आर्म। इमीडिएटली हमने लार्ज बोर आईवी देनी है और आईवी फ्लूइड स्टार्ट करना है। नाउ द नेक्स्ट इज, अ फीमेल पेशेंट with arterial fibrillation has the following lab results: hemoglobin of 11 gram per deciliter, a platelet count of 1,50,000, and INR of 2.5, and potassium of 2.7 milliequi per liter. Which result is critical and should be reported to physician immediately? And the options are hemoglobin 11 gram per deciliter, platelet of 1,50,000, INR of 2.5 और potassium of 2.7 milliequi per liter. सो इसमें अगर हम देखते हैं तो हीमोग्लोबिन जो है दैट इज इन द नॉर्मल रेंज। ऑल्दो हम नॉन प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए 12 ग्राम पर डेसीलीटर लेते हैं, बट अगेन माइनर अनीमिया इज देयर बिकॉज 11 है। प्लेटलेट नॉर्मल रेंज में है 1,50,000, then INR 2.5, INR is increased but as the patient is on arterial fibrillation, तो इन पेशेंट्स में ड्यू टू द एंटी कोगुलेशन थेरेपी और आर्टीरियल फिब्रिलेशन, ये दो जो पेशेंट्स होते हैं AF वाले और जिनकी कोगुलेशन थेरेपी चल रही है, उन पेशेंट्स में INR जो होता है वो इंक्रीज्ड होता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट इट इज अगेन इन अ नॉर्मल रेंज। और पोटेशियम इज 2.7, दैट इज हाइपोकेलीमिया। सो इन दिस पोटेशियम जो है हमने इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है बिकॉज द पेशेंट इज एट ए रिस्क ऑफ डिसअरिथमिया, क्योंकि पोटेशियम जो है वो हमारे हार्ट रेट को हार्ट रिदम को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो अगर वो कम है या ज्यादा है तो पेशेंट को डिसअरिथमिया होने के चांसेस रहेंगे। तो इसीलिए हमने पोटेशियम जो है वो इमीडिएटली इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को। Now the next is, while receiving normal saline infusion to treat a GI bleed, the nurse notes that the patient's lower legs have become edematous and auscultate crackles in the lung. What should the nurse do first? And the options are: stop the saline infusion immediately. Option number B is notify physician. Option number C is elevate the patient's leg. Option number D is continue the infusion since these are the normal findings. So हमने क्या करना है कि पेशेंट का हमने IV फ्लूइड लगा रहे हैं, लोअर लेग्स में एडिमा है और क्रैकल साउंड सुनाई दे रही है, मींस कि लंग्स में क्या है, देयर इज फ्लूइड एक्यूमुलेशन। सो हमने इमीडिएटली सलाइन इन्फ्यूजन को स्टॉप करना है बिकॉज दीज फाइंडिंग्स सजेस्ट IV फ्लूइड ओवरलोड, मतलब ओवरलोड है उसकी वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इसलिए हमने इमीडिएटली ये बंद करना है एंड उसके बाद हमने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। Now the next is,
A man is prescribed lithium to treat bipolar disorder. The nurse is most concerned about lithium toxicity when he noticed which of the following findings. A patient state he has a manic episode a week ago. A patient state he has been having diarrhea every day. Option number C is the patient has a rashy pruritus on his arms and legs. And option number D is the patient present as a severely depressed. So जब भी पेशेंट लिथियम टॉक्सिसिटी पे होता है तो इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हमने पेशेंट के सोडियम लेवल को मेंटेन करना है, हाइपोनेट्रीमिया नहीं होने देना, एंड सेकेंड थिंग कि हमने पेशेंट को हाइड्रेट करके रखना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर बिकॉज पेशेंट इज प्रेजेंट विद डायरिया। तो डायरिया की वजह से द पेशेंट कैन गो इनटू अ स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन की वजह से जो पेशेंट है उसको लिथियम टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इसलिए हमने सोडियम लेवल मेंटेन करके रखना है एंड सेकेंड हमने हाइड्रेट करना है पेशेंट को। नाउ द नेक्स्ट इज द नर्स इज रिव्यूइंग द लैब रिजल्ट ऑफ अ पेशेंट टेकिंग lithium for schizoaffective disorder. The lab result shows that the blood lithium value is 1.7 mcg per liter. What would the nurse take as the priority action? And the options are induce vomiting. Option number B is hold the next dose of lithium. Option number C is administer an antiemetic. Option number D is give the next dose of lithium. So इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हमने जो डोज है उसको होल्ड करके रखना है बिकॉज जो वैल्यू है दैट इज 1.7 mcg पर लीटर। एंड अगर हम नॉर्मल लिथियम वैल्यू की बात करते हैं थेराप्यूटिक रेंज दैट इज बिटवीन 0.5 to 1.5 एंड इफ इट इज मोर देन 1.5 इट सजेस्ट द पेशेंट इज हैविंग लिथियम टॉक्सिसिटी। तो हमने इमीडिएटली जो नेक्स्ट हमारी डोज है उसको हमने विद होल्ड करना है। Now the next is a nurse enters a patient room and finds them unconscious with a rhythmic jerking on all four extremities. The patient is foaming heavily at the mouth. The patient was on seizure precaution and the bell rays are up and padded. What is the nurse priority action? And the options are option number A is administer lorazepam. Option number B is turn the patient to his or her side. Option number C is call the physician. Option number D is suction the patient. तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज टर्न द पेशेंट टू इज और हर साइड बिकॉज ऑलरेडी पेशेंट जो है वो सीजर्स है, पेशेंट को सीजर्स का जो एपिसोड है वो जा रहा है। तो हमने साइड जो है टर्न करनी है ताकि जो पेशेंट है वो एस्पिरेट ना कर सके और उसका एयरवे जो है वो क्लियर रहे एंड प्रॉपर ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन को मिले। Now the next is the nurse is caring for a patient in the ICU who has had a spinal cord injury. The nurse observes that his last blood pressure was 100 by 55 mm of Hg and pulse is 48. These have both trended downward from the baseline. What should the nurse expect to be the next course of action ordered by the physician? And the options are assess the patient for decreased level of consciousness, administer normal saline, insert an NG tube, connect and read on an EKG. सो इस कंडीशन में हमने क्या करना है, इमीडिएटली पेशेंट को नॉर्मल सलाइन एडमिनिस्टर करना है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि पेशेंट को ऑलरेडी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है एंड पेशेंट का ब्लड प्रेशर भी ड्रॉप हो रहा है और पल्स भी ड्रॉप हो रही है। सो दैट सजेस्ट न्यूरोजेनिक शॉक बिकॉज जो हमारा न्यूरोजेनिक शॉक होता है उसमें जो हमारी सिंपैथेटिक टोन है वो अफेक्ट होती है और पैरासिम्पैथेटिक टोन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज हमें पता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक दो तरह का हमारा नर्वस सिस्टम होता है। सो इन केस ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक और इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो पेशेंट है उसको सिंपैथेटिक जो उसकी नर्वस सिस्टम है दैट विल गेट अफेक्टेड एंड जो पेशेंट होगा उसमें क्या होगा कि पेशेंट का जो हमारा हार्ट रेट है, ब्रीदिंग है, टेम्परेचर है, वो सारा ही रिड्यूस होने लगेगा। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा ऑन टच। पेशेंट की जो बॉडी होगी वो गर्म होगी। जैसे कि हमारे हाइपोवोलेमिक शॉक में पेशेंट को जब हम टच करते हैं तो वो कोल्ड एंड क्लैमी स्किन होती है, लेकिन इन न्यूरोजेनिक शॉक द पेशेंट्स बॉडी विल बी वार्म एंड जो उसका बीपी होगा और पल्स होगी दैट विल बी स्टार्टिंग ड्रॉप। मतलब पेशेंट विल बी प्रेजेंट विद ब्रेडिकार्डिया एंड हाइपोटेंशन। तो उसको सपोर्ट करने के लिए अपने बीपी को, पेशेंट के बीपी को और पल्स को इंक्रीज करने के लिए हम नॉर्मल सलाइन जो है वो स्टार्ट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज
The nurse is caring for a client in labor. The external fetal monitor shows a pattern of variable declaration in fetal heart rate. What should the nurse do first? And the options are: change the client's position, prepare for an emergency cesarean section, check for placenta previa, and administer oxygen. So whenever we are having variable declaration in the FHR, तो हमने immediately patient की position जो है वो change करनी है and in oxygen start करना है अगर late declaration है वहां पे. क्यों? Because during this जो है जो हमारा fetus है उसको proper oxygen और जो हमारी ब्लड है वो नहीं मिल रहा है ड्यू टू यूरेट्रोप्लासेंटल इनसफिशिएंसी. तो इसलिए हमने पेशेंट को लेफ्ट लेटरल पोजीशन देनी है और ऑक्सीजन स्टार्ट करनी है. Now the next is: a female adult patient is taking a progestin only oral contraceptive or mini pill. Progestin use may increase the risk for endometriosis, female hypogonadism, premenstrual syndrome और ट्यूबल और एक्टोपिक प्रेगनेंसी. सो जो हमारी मेनली प्रोजेस्ट्रोन ओनली पिल्स होती हैं वो हम ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को देते हैं बिकॉज जो इस्ट्रोजन होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग को इनहिबिट कर सकता है. तो इसलिए हम प्रोजेस्ट्रोन ओनली पिल्स देते हैं whenever the mother is breastfeeding the child. And due to the progesterone only pill, the mother is at a risk of ट्यूबल और इक्टोपिक प्रेगनेंसी. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्रोजेस्ट्रोन है वो ओवम ट्रांसपोर्ट को स्लो डाउन कर देता है. तो इसीलिए जो फेलोपियन ट्यूब्स हैं वहीं पे ओवम स्लोली स्लोली मूव हो रहा है आगे. तो जो हमारी इम्प्लांटेशन है वो ट्यूबल और हमारे फिलोपियन ट्यूब में ही होने लगती है, तो जिसको हम इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं. नाउ द नेक्स्ट इज: the nurse is developing a teaching plan for a patient who is 8 weeks pregnant. The nurse should tell the patient that she can expect to feel the fetal move at which time. And the options are between 10 to 12 weeks. Option number B is between 16 and 20 weeks of gestation. Option number C is between 21 and 23 weeks gestation. Option number D is between 24 and 26 weeks of gestation. So, जो first fetal movement felt by the mother, that term is known as quickening. So, quickening हमें कब feel होती है? That is option number B. Between 16 to 20 weeks gestation जो होगी वो मदर को क्विकनिंग फील होगी. मल्टी ग्रेविडा मदर को मे बी 16 या 17 वीक्स पे हो जाए, लेकिन जो प्राइमरी ग्रेविडा मदर होती है उनको 20 वीक्स पे ही होती है. नाउ द नेक्स्ट इज: tertiary prevention is needed in which stage of the natural history of disease? And the options are pre-pathogenesis, pathogenesis, predermal और terminal. So अगर हम level of prevention की बात करते हैं तो हमारे 4 levels of prevention are there: primordial, primary, secondary and tertiary. अगर हम हमारे प्राइमरी लेवल की बात करते हैं तो प्राइमरी लेवल हम प्री पैथोजेनिक स्टेज पे देते हैं, मतलब बिफोर द ऑनसेट ऑफ द डिजीज. अभी जो डिजीज है वो स्टार्ट नहीं हुई, और इसमें हम क्या करते हैं? हेल्थ प्रमोशन एंड हमारा आ जाता है स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, लाइक इम्यूनाइजेशन हो गया, वियरिंग हेलमेट्स एंड सीट बेल्ट्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया, ईटिंग और टेकिंग आयोडाइज सॉल्ट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ गोइटर हो गया. ठीक है. उसके बाद आता है हमारा पैथोजेनेसिस मतलब जब हम पेशेंट को डिजीज हो गई है, तो दैट इज द स्टेज ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन, जिसमें कि हमने अर्ली इंटरवेंशन और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करना है, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट करना है. सो दैट इज द टर्शरी सेकेंडरी प्रिवेंशन. टर्शरी प्रिवेंशन हमारा टर्मिनल लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, जिसमें कि पेशेंट को डिजीज हो गई है, फर्दर उसको कॉम्प्लिकेशन ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम पेशेंट को टर्शरी प्रिवेंशन देते हैं, जिसमें हमारा रिहैबिलिटेशन और डिसेबिलिटी लिमिटेशन आती है. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज: which of the following sign indicate the need for sputum examination for acid fast bacilli? And the options are hematemesis, fever for 1 week, cough for 3 weeks or chest pain for 1 week. So whenever the patient is having cough more than 2 weeks, तो हम उसी टाइम बोलते हैं कि अपना जो स्पूटम टेस्ट है वो करवाना चाहिए, बलगम की जांच करवानी चाहिए, जैसे कि डॉट्स में हमने देखा ही है अंडर RNTCP प्रोग्राम. सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. So a client is considered a pulmonary TB suspect when he has a cough for more than 2 weeks or plus
वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग साइन। अब वो साइंस क्या क्या है? अगर पेशेंट को फीवर है मोर देन 1 मंथ, चेस्ट पेन है, ठीक है, अगर अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, नाइट स्वेट्स है और हिमोटेमेसिस है, तो इस कंडीशंस में हम पेशेंट को बोलते हैं कि पेशेंट को अपना स्पुटम एग्जामिनेशन करवाना चाहिए टू रूल आउट द माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। Now the next is, for prevention of hepatitis A, you decided to conduct health education activities. Which of the following is irrelevant? And the options are use of sterile syringes and needles. Option number B is safe food preparation and food handling by vendors. Option number D is proper disposal of human excreta and personal hygiene. Option number D is immediate reporting of water pipe leakage and illegal water connection. सो हेपेटाइटिस ए जो है दैट इज स्प्रेड बाय फीको ओरल रूट। सो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज इररिलेवेंट, दैट इज यूज ऑफ स्टेराइल सिरिंजेस एंड नीडल्स। सो ये हमारे हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का रिस्क फैक्टर है। वेयर एज जब भी हमने एजुकेट करना है तो बताना है कि सेफ फूड प्रिपरेशन होनी चाहिए, बॉइल्ड वाटर लेना है, मतलब कोई भी तरह की लीकेज नहीं होनी चाहिए, सीवरेज के साथ वाटर जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उसकी मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी है, हैंड वॉशिंग अच्छे से करना है, ह्यूमन एक्सक्रीटा प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए एंड जो हमारा फूड है उसको कवर करके रखना है फ्रॉम फ्लाइज। सो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द इररिलेवेंट। सो आज की वीडियो में हमने इतने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं एंड आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। एंड जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।